नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षाकर्मी की क्लास हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही है और अभी सीडीपी की क्लास चल रही है, जिसमें हम आज एमसीक्यू करेंगे। वृद्धि एवं विकास एक प्रमुख चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, जो जिस टाइप के पेपर में आते हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके सीटेट छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा के हैं। पुराने क्वेश्चनों का संकलन है इसमें, तो आइए उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ आप देखिए 12 वर्षीय बालक बोल रहा है, 12 वर्षीय बालक बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका बड़ा बच्चा है ना। ये उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, जो होता है 9 से 11 या आप 12 भी ले सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है आस पड़ोस, सामाजिक विकास के लिए बोल रहा है। पहला ऑप्शन है आस पड़ोस, क्या ये हो सकता है? दूसरा होता है परिवार। परिवार जो होता है सबसे प्राइमरी का ही होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सबसे पहला समाज होता है उसका परिवार होता है। तीसरा होता है खेल का मैदान। चौथा होता है विद्यालय। इसमें क्या हो सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका खेल का मैदान। इसकी बात मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि 12 वर्ष की बालक का जो एज होता है वो एक गैंग एज कहलाती है। खेल की एज और गैंग एज। पूर्व बाल अवस्था कहलाती है खिलौनों की एज, और उत्तर बाल अवस्था मध्य बाल अवस्था कहलाती है खेलों की एज और गैंग की एज। इसमें बच्चा अपने साथ वाले बच्चों के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है, तो यहां उसके सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान होगा खेल का मैदान। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी का संबंध किससे है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ना। मैच्योरिटी का संबंध किससे है? वृद्धि तो शारीरिक होती है, ठीक है। सृजनात्मकता ये तो मेंटली होती है, रुचि ये भी मेंटली होती है। तो इसमें देखेंगे जहां पे मैच्योरिटी, परिपक्वता का संबंध विकास से है। विकास से कैसे है? क्योंकि जिन प्याजे जी ने भी कहा है क्या कि पहले परिपक्वता आती है देन बालक विकास करता है। बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे वो विकास करता है। जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बैठना सीखते हैं, फिर धीरे से मड़ियाना सीखते हैं 4 पैर पे, फिर धीरे से पकड़ के चलना सीखते हैं, फिर स्वतंत्र चलना सीखते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी हम वैसे वैसे विकास करेंगे। तो यहाँ परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त समस्या समाधान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, तो यहां हम देखेंगे आप छोटे बच्चों का क्या सर्वे कर पाएंगे, है ना। उनका क्या व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे? उनकी तो अभी चेतना बन रही है ना, डेवलप हो रही है। मनोविश्लेषण आप छोटे बच्चों से क्या पूछ लेंगे? तो उनका सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा अवलोकन। आप उनके समस्याओं के समाधान के लिए उनका अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे, देन उनके समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखते हैं, एक और सरल क्वेश्चन आ रहा है। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। विकास हमेशा याद रखना जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आप देखना सबसे पहले बच्चा नॉर्मल, वही बात फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले बच्चा नॉर्मल बैठना सीखेगा, फिर धीरे से क्या होगा, फिर धीरे से 4 पैरों पे चलना सीखेगा, फिर 2 पैरों पे पकड़ के चलना सीखेगा, फिर अकेले चलना सीखेगा। ऐसे ही हम जो भी क्रिया करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम सामान्य क्रियाएं करते हैं, देन हमारी क्रिया जब बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है तो हम स्पेसिफिक क्रियाएं करने लगते हैं। तो विकास हमेशा खाली स्थान से खाली स्थान की ओर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। आगे देखते हैं, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को
समझने में शिक्षक की क्या सहायता होती है, ये चीज देखना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन। इस टाइप के थोड़े बड़े प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस प्रकार से? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, पहला ऑप्शन है। शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एनालिसिस पे आधारित होते हैं। इसमें आपको ज्ञान तो पूरा है, आपको पता भी पूरा है, लेकिन इसमें आपको सर्वोत्तम का चुनाव करना है। ठीक है, किसके? बच्चों के विकास के सिद्धांत को। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से, देखते हैं। आप विकास के सिद्धांत में हम बच्चों के पूरे सर्वांगीण विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बच्चे तो विभिन्न सामाजिक स्तर से आएंगे, विभिन्न आर्थिक स्तर से आएंगे, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आएंगे, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और वो अपने तरीके से पढ़ेगा। उसके बाद शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने के लिए, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है, ये तो हमारे पास सिलेबस है, करिकुलम है। तो इसमें विकास की क्या है? तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर आप देखेंगे समझ पाएंगे, अगर आपने हमारी क्लास देखी है, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। भैया कौन सा बच्चा किस टाइप से पढ़ रहा है, किस शैली से पढ़ेगा, वो किस टाइप से सीखेगा, ये जानने के लिए हम बच्चों के विकास का अध्ययन करते हैं, ना कि ये जानने के लिए कि बच्चा कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो हिंदू है, सिख है, क्या है। ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। हर बच्चा भी अलग होता है और सबको हमको समावेशी शिक्षा में एक साथ लेके चलना पड़ता है। अगर हम बच्चों के विकास का अध्ययन केवल इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों की मन स्थिति जान सके कि वो किस चीजों से किस टाइप से सीखेंगे, तो शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह कहा जाता है विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित करते हैं? विकास जो है कंटिन्यू चलता है, उस सब के लिए एक बेस्ट वर्ड क्या होगा? अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, ये तो होगा ही नहीं। अंतःसंबंध का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। निरंतरता का सिद्धांत, आपको पता है विकास मां के गर्भ से लेके कब्र तक वोम टू टोम चलता है, कभी भी विकास रुकता ही नहीं है। इंसान कुछ ना कुछ जिंदगी भर सीखता है। जो चीज हम सीखते हैं और जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वही विकास, वही अधिगम है। तो विकास जिंदगी भर चलता है, तो इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखिए, जब हम एग्जाम दिलाने जाते हैं तो हमेशा इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो है पूछा है या नहीं है पूछा है। हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और इस नहीं को नहीं पढ़ पाते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। सीखने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब मैं बोल नहीं पाता था तो मेरा व्यवहार कुछ और होता था, मैं बोल पाता हूं तो बोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता हूं। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, हाँ है, वृद्धि में हमारा शरीर बढ़ता है। ठीक है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो वृद्धि केवल एक मात्रात्मक और परिणात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक मतलब आप उसको माप सकते हो, हम कितने केजी के हैं, हमारी हाइट कितनी है, ठीक है, हमारे हाथ पैर की लंबाई कितनी है, ये सब चीज आप माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या विकास केवल मात्रात्मक है? नहीं, विकास मात्रात्मक के साथ क्या क्या है? विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, हाँ, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, नॉर्मल सी बात है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, हाँ, बिना लक्ष्य के कोई शिक्षा नहीं होती, हर शिक्षा का एक निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है, तो विकास मात्रात्मक के साथ क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होती है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केवल वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व होता है। बताओ भाई, जब आप बच्चे थे तो क्या थे? चुपचाप रहते थे क्या?
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। जब बच्चा बाल्य अवस्था में होता है तो वो बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, और वो बार बार प्रश्न पूछता है, ये क्या कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, वो काला क्यों है, नीला क्यों है, पीला क्यों है। तो बाल्य अवस्था में विकास हमेशा क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। बाल्य अवस्था में विकास हमेशा बहिर्मुखी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत ज्यादा बात करता है और बहुत प्रश्न करता है। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी पूछ रहा है जी कि अभिव्यक्ति किस स्वरूप में की जा सकती है। क्रिएटिविटी कैसे पता लगाओगे कि आप बालक क्रिएटिव है। वो कुछ भी नया करेगा, चाहे वो नाटकीय खेल द्वारा हो सकता है, रचनात्मक खेल द्वारा होता है, हास्य भाव द्वारा होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपको एक क्रिएटिव बालक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिव बालक क्या होता है, जिज्ञासु होता है, सोचने की अलग क्षमता होती है, उसके पास मौलिक सोच होती है, एक समस्या के बहुत से समाधान रखते हैं, तर्कपूर्ण विचार करता है, बहुत प्रश्न करता है, नई नई चीजों को जानना चाहता है। ये होते क्रिएटिव बालक के लक्षण। तो कोई बच्चा नाटकीय खेल कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्रिएटिविटी कर रहा है। रचनात्मक खेल मतलब कुछ नया बना रहा है ना, अपने हाव भाव द्वारा कुछ प्रदर्शित कर रहा है, तो उपरोक्त सभी इसके लक्षण होंगे। आगे देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बहुत पूछता है, बहुत बहुत, है ना, और उसका सबसे बड़ा जो उत्तर होगा, जो सबसे परफेक्ट होगा, वो होगा परिवर्तन, है ना। किशोरावस्था तूफानों का काल, बवंडर का काल, परिवर्तन का काल, ठीक है। उसके बाद विद्रोह का काल। बहुत अस्थिर होता है इस समय मन, क्योंकि इस समय शरीर में काफी कुछ बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट आता है, ठीक है, अचानक से शरीर में बदलाव होने लगता है। इसीलिए किशोरावस्था तो क्या कहते हैं, तूफानों का काल, परिवर्तन का काल, भूकंप का काल, बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। आपने ये पढ़ा है, किशोरावस्था क्या है, परिवर्तन का काल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। चलिए भाई, इसका आंसर बताइए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि का मतलब कि आप जो मेरे शरीर में बढ़ता हुआ देख रहे हो, ये वृद्धि है, ठीक है। फिजिकल जो भी चेंज हो रहे हैं हमारे शरीर में, आप बढ़ता हुआ देख रहे हो, ये वृद्धि है। और हमारे ज्ञान में, हमारे सोचने की शक्ति में, हमारे समझ में, हमारे निर्णय लेने की शक्ति में जो वृद्धि हो रही है वो विकास है। और सरल शब्द में बताऊं तो दिमाग की ताकत में जो वृद्धि हो रही है वो विकास है, और शरीर में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि है। बच्चों की वृद्धि बोला है जी। वृद्धि मतलब बढ़ना, किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से नहीं, शारीरिक विकास से बिल्कुल सही, नैतिक विकास से नहीं, भावनात्मक विकास से नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर नैतिकता किसमें है, आपके माइंड में है। आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हो, दिमाग से करते हो। आप समाज के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करते हो, अपनी सोच और समझ से मेंटेन करते हो। तो वृद्धि किससे संबंधित होती है, हमेशा शरीर से संबंधित होती है। और विकास किससे, हमारी सोचने की क्षमता, हमारे निर्णय लेने की क्षमता हमारे दिमाग से संबंधित होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक, ये क्वेश्चन ऊपर हो गया। बिग और हंट के अनुसार परिवर्तन शारीरिक सामाजिक विशेषताओं को बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहां परिवर्तन वर्ड के बारे में पूछा है कि जब
हमारे अंदर परिवर्तन होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है? परिवर्तन का काल किसको कहते हैं, ये पूछा है। परिवर्तन का काल, तो परिवर्तन का काल मैंने आपको अभी बताया किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन चालू, मासिक धर्म चालू हो जाता है। लड़कों की दाढ़ी मूछ से आनी चालू हो जाएगी, आवाज भारी हो जाएगा। तो इस परिवर्तन से क्या होता है, बालक बहुत ज्यादा या बालिका बहुत ज्यादा विचलित होती है। इसीलिए इसे तूफानों का काल, मन स्थिर नहीं रहता, तूफानों का काल कहा जाता है, ठीक है, परिवर्तन का काल कहा जाता है। तो परिवर्तन शब्द, परिवर्तन का काल किससे संबंधित होगा? किशोरावस्था से संबंधित होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एरेक्सिन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक क्या अवस्था रहती है, यह पूछा गया है, ठीक है। ठीक, स्वायत्ता बनाम संघर्ष से, भैया 1 वर्ष का बालक को क्या शर्म जी, ठीक है, 1 वर्ष के बालक को क्या अपराध का ज्ञान, 1 वर्ष के बालक को क्या अपना पहचान या क्या भ्रांति, वो रहता है विश्वास बनाम अविश्वास से। तो इसका आंसर आपका होगा कि 1 वर्ष के बालक, जन्म से लेकर 1 वर्ष के बालक के मध्य की अवस्था संबंधित है विश्वास बनाम अविश्वास। वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। 1 वर्ष के बालक को अगर कोई दूसरा गोद में उठाएगा तो वो उसके पास नहीं रहेगा, वो रोने लग जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है उसको, वो घर वालों के पास ही रहेगा। तो वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था से गुजरता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से, फिर आ गया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, क्या सही नहीं है भाई? देखते हैं, वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। बिल्कुल है, वृद्धि अलग पढ़ते हैं, विकास अलग पढ़ते हैं। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। वृद्धि कहीं ना कहीं विकास के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। वृद्धि मतलब हमारे शरीर का बढ़ना, विकास मतलब हमारे दिमाग, हमारी शक्तियों, हमारे निर्णय लेने की क्षमता का बढ़ना, दोनों अलग अलग है। तो कौन सा कथन सही नहीं? ये सही है, वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। अब बताइए जी, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है? बिल्कुल नहीं चलती। एक समय के बाद आपकी हाइट बढ़ना, आपकी वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना सब बंद हो जाएगा। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, आदमी मरते तक कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये बोला जा सकता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, बिल्कुल सही। अभी मैंने जैसे कहा, वृद्धि का क्षेत्र सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित है, लेकिन विकास का क्षेत्र हमारी सोच समझ, हमारे शरीर तक सब तक है। तो वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया है और विकास एक वृहद प्रक्रिया है। यहां वापस पूछ दिया, देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल पर सतत प्रक्रिया है। आज इंसान जो है माँ के गर्भ से लेके कब्र तक सीखते ही रहता है, इसलिए विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। ये गलत है, आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तत्परता, गतिशीलता, आनुवांशिकता। अब ये तो आपको ऑप्शन देख के ही समझ आ गया होगा कि ऊपर के क्वेश्चन का मतलब नीचे कहां निकल रहा है। तो इसको कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन, वजन है ये, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपना जो अभी टॉपिक है विकास और वृद्धि। वृद्धि मतलब केवल शरीर का बढ़ना, विकास मतलब आपके अंदर नई नई कला आना, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ना, आपके डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ना, आपको चीजों को अलग तरीके से देखने की शक्ति बढ़ना। तो मानसिक जितनी क्षमताएं हैं वो सब विकास के अंतर्गत आती है। तो यहां बोल रहा है विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो इसका सबसे बढ़िया आंसर होगा आकार, सोच समझ, कौशल, ज्ञान, जो भी जोड़ दो सब में वृद्धि। और वृद्धि कहीं ना कहीं विकास का ही एक भाग है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि।
बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं। बाल विकास, बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं? बच्चों के विकास के बारे में, उनका अध्ययन करते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब एक चीज बताओ, मानवीय सामर्थ्यों की में परिवर्तन का परीक्षण क्यों करेंगे भाई? जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेंगे, क्यों? बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना क्यों करेंगे? हर बच्चा यूनिक है, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं करनी है, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं करनी है। अब देखिए इसका एप्रोप्रिएट बाल विकास, ठीक है, क्या होगा एप्रोप्रिएट आंसर? ऑप्शन डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। कौन सा? बाल विकास। समझ में आ रहा है भैया? आपको बच्चे के बारे में पढ़ना है, बच्चे के विकास के बारे में पढ़ना है, बच्चे से संबंधित संज्ञानात्मक, है ना, मतलब संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, सामाजिक मतलब सोशल, दूसरे सामर्थ्य, उसके पास और जो टैलेंट है उसका आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है भाई? है, बताइए। बालक का। बाल केंद्रित शिक्षा, आप पढ़े हैं बाल केंद्रित शिक्षा, जीन पियाजे जी ने कहा है। पियाजे जी ने क्या कहा है? बालक एक नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उसके बाद आप प्रगतिशील शिक्षा, रचनावादी शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन रहता है? बालक रहता है। बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बालक के लिए बनी है। टीचर केवल एक सर्विस प्रोवाइडर है। पूरे शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है आज के डेट में? बालक है। और ये चीज एनसीएफ 2005 ने भी कही हुई है। तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है आपका बालक। अब देखते हैं, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर, किशोर मतलब एडोलेंस, 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, उनमें से कौन एक नहीं है? एडुलेंस, है ना, एडुलेंस आप देखे हुए हैं क्या? किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था में क्या होता है? ठीक है, इसे परिवर्तन का काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन का काल। ठीक है, इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसे क्या है? अंतर्द्वंद का काल कहते हैं। अपने मन में वो अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, इस समय बच्चे अपना डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अपना एक हीरो डिसाइड कर लेते हैं, एक अपना आइडल डिसाइड कर लेते हैं, है ना। परिवर्तन का काल। तो पैतृक अंतर्द्वंद सही है, घर वालों की बातें नहीं सुनते हैं, अपने करने की सोचते हैं, हमेशा स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। दूसरा, मिजाज में परिवर्तन, बिल्कुल हार्मोनल परिवर्तन से मिजाज में परिवर्तन आता है ना। उसके बाद आत्मीयता का भय, ये नहीं होता क्योंकि इस समय वो उन्मुक्त हो जाते, स्वतंत्र हो जाते, उनको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो आत्मीयता का भय नहीं रहता। जोखिम लेना, बिल्कुल जैसे ही बड़े होते हैं वो ये कर सोचते हैं कि हम सब चीज कर सकते हैं और जोखिम लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, समस्याओं का अनुभव करते उनमें से कौन एक समस्या नहीं है। तो आत्मीयता का भय नहीं रहता भाई। पैतृक अंतर्द्वंद, घर वालों से बहस होती है अपने अपने वजूद को लेकर। मिजाज परिवर्तन होता ही है क्योंकि हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। जोखिम वो लेता ही है, अपने अपने किसी एक अपने आसपास के लोगों को या हीरो को अपना आइडल बना लेता है और उसके अनुसार काम करता है और वो जोखिम लेने लगता है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न से सत्य कथन क्या है ना। शीर्षस्थ विकास के 2 दिशा होते हैं भाई, एक होता है सिर से पैर की ओर जिसको बोलते हैं सिफेलोकोडल, और एक होता है मध्य भाग से शरीर के छोर की ओर, यहाँ बीच से चालू होगा आपके और हाथ पैर सब तरफ भागेगा। एक तो सिर से पैर जाएगा, विकास का दिशा सिर से पैर का विकास होगा, पहले गला हिलाएंगे फिर उसके बाद नीचे पूरा बॉडी धीरे धीरे हिलना चालू होगा, विकास होगा। और एक क्या होगा, सबसे पहले अपना बीच से बाहर की ओर चारों तरफ विकास फैलेगा शरीर की ओर। तो जो सिर से पैर की ओर जाता है, सिर से पैर की ओर, उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। ठीक है, और एक जो जाता है आपका यहाँ बीच से
बाहर की ओर, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसमें शीर्षस्थ बोला है, मतलब सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल क्या होता है जी? विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये आंसर सही होगा। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये तो होता ही नहीं। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और इसमें से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, शीर्षस्थ, सिर से पैर की ओर, सिफेलोकोडल। ठीक है। ठीक। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। मस्तकाधोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? इसका इंग्लिश ही याद कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। मस्तकाधोन्मुखी मतलब सिर से पैर की ओर। क्या बोल रहा है ये? सिर से पैर की ओर। उसके बाद निकट से दूर की ओर मतलब बीच से बाहर की ओर विकास, तो इसको बोलेंगे सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल। ठीक है। और ये क्या होगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल। है ना? सिफेलोकोडल सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से निकट की ओर। ये दोनों किसके किसके अंग है भाई? किसकी दिशा बताते हैं? ये बताते हैं विकास की दिशा। विकास की दो दिशा है, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। पढ़े हैं ये? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? विकास को प्रभावित कर रहा है भाई, है ना? अब देख लो, ये तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है। अंतःस्रावित ग्रंथि सही है। हमारे अंदर जो अंतःस्रावित ग्रंथि है, अगर वो ठीक तरह से काम करेगी तो हमारा अच्छा विकास होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। अब मान लो हमारी लार ग्रंथि लार नहीं बनाएगी तो हमको क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा। पौष्टिक भोजन, अगर आप बच्चों को अच्छा खाना नहीं दोगे तो विकास कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसी विकास के लिए तो हम मध्याह्न भोजन चला रहे हैं क्या? रोग तथा चोट, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो क्या उसका विकास प्रभावित नहीं होगा? होगा। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? ठीक है। देखिए भाई, अपन विकास में पढ़ते हैं कि अपन दो टाइप से मसल्स का यूज करते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। बालक ग्रॉस मोटर स्किल्स में अपने बड़े मसल्स का यूज करेगा, जैसे केवल हाथ हिलाएगा, है ना, मुंडी हिलाएगा, बड़े मसल्स का यूज करेगा। ठीक है। फाइन मोटर स्किल में एकदम फाइन छोटे छोटे मसल्स का यूज करेगा। ठीक है। तो आप लोग देखना, हमेशा विकास कैसे होता है? ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की होता है। छोटा बच्चा अपना हाथ हिला लेगा, पैर हिला लेगा, लेकिन हाथ की उंगलियां नहीं हिला पाएगा, उसका मुट्ठी हमेशा बंद रहेगा। उसको कोई भी चीज दोगे, जैसे ये पेन दोगे तो उसको ऐसे नहीं पकड़ेगा, पेन को ऐसे पकड़ेगा, मतलब वो बड़े मसल्स का ज्यादा यूज करेगा। तो विकास हमेशा ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर जाता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है। तो यहां बोल रही है मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान। अब आप सोचिए, मिट्टी के खिलौने बनाने के मतलब ये फाइन मोटर छोटी छोटी उंगलियों का यूज करेगी बालिका, छोटी छोटी उंगलियों का। तो यहां पर ऑप्शन होगा सूक्ष्म सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, है ना? गत्यात्मक मतलब मोटर स्किल, स्थूल मतलब होता है बड़ा माक्रो, सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो, छोटा। यहां सूक्ष्म क्रियात्मक नहीं होगा भाई, है ना? सूक्ष्म गत्यात्मक होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक नहीं होगा। ठीक है। मोटर स्किल की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पढ़े, एड्रिनल भी है, प्यूज भी है, थायराइड भी है। लार कोई ग्रंथि नहीं होता, लार। ठीक है। तो कौन सी नहीं है? आपकी लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, ये कथन है ना, ये कथन का एक भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किस वैज्ञानिक के अनुसार, बताइए भाई। स्कीनर के अनुसार, स्कीनर महोदय ने कहा है कि विकास एक सतत और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे कल।